राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रेंच विधि खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो किसान भाइयों, आज जानेंगे हम कि अपनी मिट्टी को स्वस्थ कैसे करें बिना केमिकल खाद के। ये डीपीए कट्टा है जी, ऐसे कट्टा है ना, अलग अलग कंपनी का अलग अलग कलर हो सके, कट्टे का साइज यही होगा और सभी चीजें जो इस पर लिखी थी वो डीएपी कट्टों पे लिखी होंगी। ठीक है जी। तो मेन समझने वाली बात यही है, खाद के ऊपर किसान बहुत खर्च करता है, सरकार भी बहुत खर्च करती है खाद के ऊपर। तो इस कट्टे के ऊपर आप 4-5 साल से देख रहे होंगे, ये सबसे ऊपर ये चीजें लिखी आनी जरूर, पहले साइड में लिख रही थी, कुछ पर भी साइड में आता लिखा हुआ, कुछ कंपनियां ऊपर देती है। तो ये डीएपी आप लोगों को कितनी कीमत में मिलता है जी? अभी 1350 में आप ले रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप इस कट्टे को ढंग से देखोगे तो इसकी वास्तविक लागत जो है 3771 रुपये 65 पैसे है। आप ले रहे हो 1350 रुपये में। सरकार द्वारा जो सब्सिडी दे रही है वो भी बाकायदा लिखी है 2421 रुपये 65 पैसे गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देती है, तब आपको 1350 का कट्टा मिलता है। अगर गवर्नमेंट ये सब्सिडी खत्म कर दे तो कितने का होगा? अभी आप आलू बोगे कितना डीपी लगाओगे एक खेत में? 5-5 बीघे में एक कट्टा लगेगा, एक बीघे में आलू में 5 कट्टे, एक एकड़ 5, एक कड़े 5 कट्टे। और जब ये 1350 का 3771 रुपये का, तब कितने कट्टे लेंगे? फिर तो कोल्ड स्टोर वाले को फोन करोगे इस साल आलू का रेट क्या रहने वाला? कभी मंडी में पूछो ना आलू बोगे ना तो ठीक है पड़ेंगे। लेकिन कहना मैं क्या कह रहा, समझने वाली बात जो है वो ये है कि लागत तो आप कितनी बढ़ा लो, लेकिन क्या उत्पादन बढ़ा लोगे अपनी मर्जी से? लागत तो आपकी जेब बोल रही, जब तक आपकी जेब ठीक बोल रही जब तक आप लागत बढ़ाते जाओ, लेकिन क्या उत्पादन अपनी मर्जी से बढ़ा सको आप? नहीं बढ़ा सकते ना। तो लागत को कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। उत्पादन आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी चीजों को। तो वो समझना क्या है, अब देखो ये क्या है, जो 2421 रुपये 65 पैसे की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है एक कट्टे के ऊपर आपको, अब पूरे इंडिया में अंदर तो गवर्नमेंट के ऊपर इस फर्टिलाइजर की सब्सिडी का बहुत बड़ा बोझ है। वो कोई भी सरकार हो, ये हो, इससे पहली हो, इसके बाद की हो, लेकिन क्या है, जो भारत का रक्षा बजट है उससे भी कहीं ना कहीं ये सब्सिडी की कॉस्ट ऊपर पहुंच जाती है, तो वो सरकार के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात क्या है, चलो सब्सिडी गवर्नमेंट देती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये खादन डाल रहे कि आपकी जमीन में से पूरी तरह आपकी फसल को मिल पा रहा, वो भी समझने वाली बात है। लेकिन सरकार ये भी दिमाग लगा रही है, ये भी सोच रही है कि हम सब्सिडी दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खाद, ये उर्वरक जो है आपकी जमीन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट मान लो सब्सिडी अपनी तरफ से देती रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, इनका जो हानि जमीन को पहुंच रही है, गवर्नमेंट होती है 40% फास्फोरस होती है। 50 किलो के कट्टे की बात करें तो 23 किलो फास्फोरस होगी। ये 100 किलो की मात्रा लिखी हुई है, परसेंटेज 100 किलो में निकलेगी। 2 कट्टे होंगे तो 40 किलो होगी, 1 कट्टे तो 23 किलो हो जाएगी। ये कंपनी लेके बाकायदा देती है, कंपनी में कितना है आप लोगों को पता भी है कि 18% उर्वरक N, 18% P, पोस्ट करके T लिख रखा, टोटल 40%, यानी कि 40% फास्फोरस होगी। अब नाइट्रोजन तो मैंने बता दिया कि आप डालोगे जमीन में, जो आपकी फसल ने उस समय ले लिया वो आपकी फसल के उपयोग में आ गया, बाकी वो वायुमंडल है वो पचड़ जाता है। फास्फोरस का क्या इफेक्ट है? फास्फोरस का बाकायदा दिया हुआ कि फास्फोरस जो 40% है किस किस रूप में आपकी फसल को मिलेगा। 23 किलो का 40% लगभग 12.25 किलो के आसपास आपका सिट्रिक सोल्यूबल है। उसके अलावा PWS फॉर्म में 39.5%, 23 किलो का बचा हुआ पार्ट जो है वो WS फॉर्म में है। अब समझना है कि CS और WS क्या है, मेन चीज यही है। CS का मतलब सिट्रिक सोल्यूबल। सिट्रिक क्या होता है? सिट्रिक एक एसिड हो है जो नींबू के रस में पाया जाता है। ठीक है जी। तो अगर नींबू का रस आपके खेत में होगा या सिट्रिक एसिड आपके खेत में होगा तो 12.25 किलो यानी कि 40% जो पार्ट है आपकी फसल को मिल जाएगा, आपकी जमीन के अंदर से घुल के फसल के यूज में जाना है 1350 रुपये लगाने के बाद। नहीं तो जमीन के अंदर पत्थर का रूप लेकर जमीन में पड़ा रहेगा ऐसे कैसे, आपकी फसलें किसी काम का नहीं हो। आप चाहे 5 की जगह 10 कट्टे लगा लो, जितना घुलना है घुलेगा, घुलेगा क्या, वो घुलेगा वाटर सोल्यूबल पार्ट। फास्फोरस WS फॉर्म में 39.5% है, सिर्फ ये आपकी फसल को आसानी से मिलता है। ठीक है जी। तो आपने 1350 रुपये लगाए और मेन पार्ट जो है 12.25 किलो के आसपास आपका गुला नहीं जमीन में जाके, वो क्या करेगा, वो जमीन के अंदर जाकर पत्थर का रूप लेगा, जमीन की संरचना को बिगाड़ेगा सीधा सीधा। तो कहीं ना कहीं आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता में फर्क पड़ेगा उसका। ठीक है जी। तो ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये है, गवर्नमेंट भी इसी के लिए इसे चिंता का विषय मान दिया कि भाई ये जो है जमीन को लगातार खराब कर रहे हैं इस तरह के फर्टिलाइजर। तो आप प्रयोग में नहीं कहता कि आप इसका प्रयोग ना करें, प्रयोग इसका जरूर करें, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना करें। आप मान लो 1 एकड़ में 1 कट्टा लगा रहे हैं, प्रोडक्ट आता है फोस्टर के नाम से। ठीक है जी।
फोस्टर क्या है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया है जो फॉस्फोरस की जमीन के अंदर जाके घोलने का काम करता है और ये कई सारे एसिड में रिलीज करता है। उन एसिड में से एक एसिड जो है सिट्रिक एसिड भी है, ठीक है जी। तो जो हम जमीन में देना चाह रहे हैं फास्फोरस पूरी मात्रा उसकी, आप 35 किलो डाल लो, आप 5 कट्टे लगा रहे हैं, 1 कट्टा कम कर लो, 1 पैकेट की जगह 2 पैकेट ये डाल दो, ठीक है जी। उस 1 कट्टे की कीमत में आपके 2 पैकेट आ जाएंगे। इसका 4 किलो पर एकड़, ठीक है जी, 4 किलो प्रति एकड़ है, लेकिन आप आलू में गन्ने में 2 पैकेट भी डाल दो इसे। तो जो सिट्रिक सोल्यूबल पार्ट है आपको वो भी घुल के आपकी पूरी 23 किलो जो फॉस्फोरस डीएपी में आती है उसे घुलने का काम करेगा फोस्टर। पोस्ट कम करने के लिए आप इसकी मात्रा कम कर लो, क्योंकि आप लगातार जमीन के अंदर डीएपी डालते हो, हर साल कोई ना कोई डीएपी का हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर जाकर फिक्स हो जाता है, पत्थर का रूप लेता है। तो जब ये जमीन के अंदर आप डालोगे तो उसे घोलने का काम करेगा, आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता भी इससे बढ़ेगी। तो अभी तक मान लो रोज महीने में 1-2 मीटिंग तो अटेंड कर दे कंपनी कहीं ना कहीं होती नहीं मीटिंग अपने गाँव में जी। ये चीज कभी किसी खाद वाले या किसी दवाई वाले ने बताई नहीं होगी आपको, बताइए। तो ये चीज जानने लायक है नहीं है वैसे, खर्चे तो कम हुए जमीन के अंदर और मेरी जो फसल का था उत्पादन बढ़ा है या मेंटेन रहा, तो भी समझो कि आपने जो यहाँ पे सीखा है वो आपके फायदे के लिए रहा, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या होता है, दूसरा एक खाद और बचा पर, ठीक है जी। तो पोटास क्या है, पोटास नॉन मोबिलाइजिंग फर्टिलाइजर, आप उसे जहां डाल दोगे जाने को वहीं पड़ा रहेगा। अगर फसल की जड़ें वहां पहुंच जाती है तो उसे घोल के रूप में ले आएगी, नहीं तो वो दाना जहां पड़ा है वहीं बड़ा पड़ा पत्थर का रूप ले लेगा। और पोटास की आप अपने क्षेत्र में किसी भी खेत की, आपको ये लगता है मेरे खेत में पोटास की कमी हो सके, तो आप अपने खेत की किसी भी खेत से जाओ, मट्टी उठाओ और टेस्ट करवा लो, आपके पूरे क्षेत्र में कहीं आपके किसी भी खेत में पोटास की कमी नहीं है, क्योंकि पोटास जो हम डाल रहे हैं वो भी प्रयोग में नहीं आ पा रहा पूरी तरह। तो जमीन के अंदर क्या है, पोटास बहुत सारी मात्रा में फिक्स हुआ पड़ा है, उससे सिर्फ जरूरत है तो घोल बना के फसल को उपलब्ध कराने की। क्योंकि जैसे मान लो कोई सब्जी हमें खानी है, आज आलू की बात कर लो, मैं आलू खाने हैं सब्जी के रूप में, तो आलू को सब्जी का रूप देना पड़ा है तभी तो खा पाऊंगा उसे। जो रसोई में सब्जी को मिलता है रूप है ना, वो रूप देंगे जो आपकी फसल को चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आपकी कहीं ना कहीं लागत भी घटेगी, आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। तो पोटास की बात मैं कर रहा था, पोटास क्या नॉन मोबिलाइजिंग फर्टिलाइजर है, आप जहां डाल रहे हो वहीं जाकर फिक्स हो जाएगा, मट्टी का पत्थर का रूप मिलेगा। प्रति बीघे के हिसाब से 5 किलो प्रति 5 बीघे के हिसाब से आप पोटास एक्टिवा का प्रयोग करो। किसी खेत में मान लो 1 कट्टा डालते हो, आप 1 कट्टा पर डालकर आप आधा कट्टा पोटास डालो, साथ में 5 किलो पोटास एक्टिवा लगा दो, उसको बिल्कुल आधा कर दो। तो ये क्या है, पोटास को घोलने का काम करेगा, जिस रूप में फसल चाहिए उस रूप में पोटास को फसल तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है जी। तो आपके क्या कहना है कि आप 1800 रुपये कट्टा खरीद के आधा कट्टा बचाओगे तो 900 रुपये तो आपके कट्टे बच गए, ठीक है जी। और इसकी कीमत अगर लगाओगे तो भी आपके 100-200 रुपये 300 रुपये बच जाएंगे आपके। और सबसे बड़ी जो मेन बात है जो मैं कहता हूं, जैसी जमीन आपके पूर्वज ने आपको दी है वैसी जमीन आगे भी आप अपने बच्चों के लिए तैयार करके दोगे ना, क्योंकि जो जमीन की फर्टिलिटी बची रहेगी, उपजाऊ क्षमता उसकी मेंटेन रहेगी, तो आने वाली पीढ़ी भी उससे कुछ ना कुछ पैदावार निकाल लेगी। और जिस कंडीशन में भी चल रहे हम लगातार खाद पे खाद यूरिया पे यूरिया डल रहा है, उससे लगातार जमीन की संरचना पर बुरा असर पड़ रहा है। और उसे आप भली बात समझ सकते हैं, क्योंकि देख रहे होंगे आप, कोई भी कीड़ा कोई भी बीमारी समय से मतलब कितना भी प्रयोग कर लो, कितनी भी दवाई डाल दो, उस पर कंट्रोल बेहतर नहीं मिल पा रहा। खाद लगातार डालते जा रहे हो ज्यादा और उत्पादन उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं जमीन सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए फसल का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। ये मेन बात नहीं, ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर आपकी फसल के अंदर मजबूती है तो उसके अंदर कीड़े बीमारी का प्रकोप कम रहेगा। मानते हो नहीं? अपनी बात कर लो, अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मतलब मेरे अंदर जो बीमारियां कम रहेगी, और हमारे शरीर में कमजोरी है तो बीमारी तो मेरे अंदर आनी बीमारी से दबा रहना बैठो। तो आप क्या है, जमीन आपकी दमदार होगी तो आपकी फसल दमदार होगी, फसल दमदार होगी तो कहीं ना कहीं आपके कीड़े बीमारी पे होने वाले एक्स्ट्रा खर्च भी कम होंगे। और बायोलॉजिकल में जैसे मैंने आपको डीएपी कॉस्ट कम करने का, आपको पोटास का 1 कट्टे की जगह आधा कट्टा लगाने की बात करी, तो जो भी आपका पैसा उस टाइम पे बचेगा शुरुआत की बुआई के समय पे, उसे आप बाद में लगने वाले स्प्रे में यूज कर सको उस पैसे को। मंडल की जो स्थिति बदलती है, टेम्परेचर हुआ आपका, ह्यूमिडिटी हुई, उनके ऊपर निर्भर करेगा कि जितने टेम्परेचर पे ये वाली फंगस बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी थोड़े पे फंगस एक्टिव हो जाएगी, तो कीड़े या बीमारी किसी फसल के अंदर निश्चित समय पाते हैं अपने। तो जब हर साल आप एक ही फसल लगा रहे हो, धान गन्ना आलू, तो आपको पता होना चाहिए किस समय पे क्या रोग क्या बीमारी आनी है। और किसी भी रोग के या किसी भी कीड़े के आने से पहले उसके लक्षण खेत में आते हैं, 8-10 दिन पहले आपको उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसान क्या है, उसके लिए जो भी खेत में डालना है, जो भी खर्च करना है, वो तब कराए जब 5-10% नुकसान हो जाएगा।
वैसे है ना जी, धान में भी वैसी होती है, पत्ता लपेट की तितली सुंडी जो होती है ना, उसकी तितली भी सेम वैसी होती है। मटमैले रंग के हुए पत्ते अपने पंखों खोल के बैठेगी। अगर वो तितली आपके खेत में धान के में दिखती है, गन्ने में दिखती है, तो आपके खेत में जो है धान के अंदर तो पत्ता लपेट आने वाला है और गन्ने के अंदर अर्ली सूट बोरर। ठीक है जी। अब बात करते हैं टॉप बोरर का आने से पहले क्या होगा। टॉप बोरर आने से पहले क्या होगा, एक सफेद रंग की भूरे रंग की तितली पत्ते के ऊपर बैठी होगी, ऐसे पंखों को सपोर्ट के लंबाई में, उसके मुंह के ऊपर थोड़ा सा फूल जैसे मतलब फूल सा होगा बना हुआ, दोनों तरफ काले काले रंग के बारीक बारीक से टीके दिखाई देंगे। अगर वो सफेद रंग की तितली आपके खेत में दिखाई दे रही है तो समझो कि आपके खेत के अंदर गन्ने के अंदर तो टॉप बोरर यानी कि चोटी भेदक आना है, और धान के अंदर उस तरह की तितली लगती है तो समझो कि आपके खेत में तना छिदक यानी कि स्टेम बोरर आना है। और अगर आप कोई तितली मारना चाहते हो, सुंडी मारने के लिए तो खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि सुंडी क्या है गन्ने के अंदर पहुंच जाती है, बोरर जो होगा टॉप के अंदर पहुंच जाता है। उस समय पे कोई भी सिस्टमिक दवा चाहिए जो सिस्टम में जाके गन्ने के अंदर पहुंच के उसे मार सके। लेकिन अगर तितली आपको बाहर से दिखाई दे रही है, तितली उड़ रही है, वो अंडे देने का काम कर रही है, उससे बाद उसमें से सुंडी बननी शुरू होगी। अगर आपने तितली पे कंट्रोल कर लिया तो समझो आपके खर्च बहुत हद तक कम हो जाएंगे। जो 10-15% आप नुकसान देखने के बाद खेत में पैसा लगाओगे, कहीं ना कहीं आपके खर्च को कम हो जाएंगे। ठीक है। और बढ़ती वैरायटी आप देखोगे तो गन्ने को आप देखना बीच में चीर के उसमें लाल गन्ना निकलेगा, सिरके जैसी उसमें स्मेल आओगी, तो समझो कि रोगग्रस्त करना है आपका लाल सड़न रोग से। अभी खड़ी फसल में क्या होता है, चलो बाद की बात, जब गन्ना कटेगा तब पता चलेगा। अभी तो खेतों में गन्ना बना भी नहीं है बहुत जगह, लेकिन अभी क्या देख सकते हमारे खेत में फंगस है या नहीं है, क्योंकि अभी तो खेत सब बढ़िया दिखाई दे रहे हमारे। अभी गन्ना है, पत्ती में कोई दिक्कत तो नहीं, हरी भरी पत्ती है जी, ऐसी सबके खेतों में खड़ी है। लेकिन अगर आप खेत में जाओगे तो आपको इस तरह के स्पॉट दिखाई देंगे। ये मध्य सिरा होती है पत्ती की, इसे मिड रिंग बोलते हैं। इसके ऊपर ये लाल रंग के जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बहुत जगह दिखाई देंगे खेतों में अपने बढ़िया हरी भरी फसल के अंदर, क्योंकि ये पत्ते में आपके खेत के गाँव के बाहर से तोड़ कर लाया था। ठीक है। ये क्या है, गन्ने की खड़ी हुई हरी भरी फसल के अंदर, स्वस्थ फसल के अंदर लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर ये फंगस है। पहले तो क्या है, हल्का हल्का स्पॉट होगा, इस पे लाल रंग का धब्बा दिखाई देगा, पत्ती ऐसे रहेगी। उसके बाद यहाँ स्पॉट होगा, ये ऐसे टूट जाएगी पत्ती, इस लाल धब्बे पे जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, पत्ती सूखेगी, जितने पत्तियों के अंदर ये है वो सारी सूखेगी, धीरे धीरे करके गन्ना सूख जाएगा वो। बाद में आप गन्ना कटाई करोगे तो आपको बहुत सारे गन्ने सूखे हुए दिखाई देंगे, उन्हें बीच में फाड़ोगे तो लाल सड़न वो दिखाई देगा। और वो एक मुख्य कारण है 38 वैरायटी के अंदर पैदावार कम होने को। गन्ने के अंदर रोग आने के बाद कोई कंट्रोल नहीं होता। आप किसी भी गन्ने के वैज्ञानिक से पूछना, कोई चीनी मिल का बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, गन्ने मुख्य रूप से जो आने वाले रोग है, तो आपका लाल सड़न हो गया, एक आपका उगता होता है, इसे विल्ट बोलते हैं, उसमें पूरा गन्ना सूख जा, तोड़ोगे तो टूटता है, पिछड़ जाता है बीच में से। एक होता है स्मट, जिसे कंडवा बोल रहे हैं हिंदी में, अभी वो भी खेत में दिखाई दे रहा है। जो गोला हुआ आपके गन्ने का, उसमें देखो बीच में एक बाली सी निकल रही होगी, है कि नहीं अपने क्षेत्र में, समझ रहा है। ठीक है जी। तो बीच में जो बाली सी बन जाती है, बारीक सी डंडी से बन जाए, वो स्मट रोग है, कंडवा रोग है वो। तो उसका क्या है, मान लो होने के बाद अगर वो खेत में आ गया आपको, तो सबसे पहले आपको उसकी रोकथाम कैसे करनी है। आप कोई भी बड़ी सी पन्नी लेके जाओ, क्योंकि शुरुआत में आपको पूरे खेत में 2-4 दिखाई देंगे मुश्किल से। आप उसे किसी भी कट्टे से या पन्नी से ढंग से ढक लो पहले, उसके बाद से ऐसे करके वहीं पकड़ के उसे गन्ने को वहीं से काट के वो हिस्सा खेत से बाहर ले जाना नष्ट कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और वैसे ही उस गन्ने के टुकड़े को काट के खेत से बाहर लाओगे, तो आप उस पर हाथ लगा के देख रहा, उसमें बारीक बारीक चोट सा निकलेगा, तो वो उस रोग के रोगाणु होते हैं, स्पोर होते हैं उस रोग के। अगर आप उसे ऐसे ही खुला लेके आओ खेत से बाहर, तो जो स्पोर उसके झड़ते हुए खेत में जिन गन्ने के पौधे के ऊपर पड़ेंगे, वो सारे गन्ने रोगग्रस्त हो जाने हैं। 20 गन्ने से लगभग 10 बीघे गन्ना हो जाता है बीज से। तो आप क्या कर सको, अगर 10 बीघे गन्ना बोना, आप पूरी तरीके से प्रॉपर उसकी देख रेख करके नहीं बो सकते, लेकिन आप एक अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए 1 बीघे को चाहे अपना आप बोना पड़े, मेहनत करें, उसे अपना आप बो सकते हो। उसमें क्या करना आपको, गन्ने का बीज जो सिलेक्ट करना है, इस साल जो गन्ना होगा ना, उसमें 1 या 2 बीघे मजदूरों को भरोसा रहेगा, अपना बोने की कोशिश करना। आपको ये सोचना कि मुझे अगले साल अच्छा, अभी भी आपको लगता है मेरे गन्ने की फसल हल्की है, उसे और पोषण ज्यादा मिलना चाहिए ताकि अच्छी पैदावार मिले। ठीक है जी। इसका मेन काम क्या है, ये एक माइक्रोराइजा है, एक लाभकारी फफूंद है, जमीन के अंदर जाके अपना आपको जैसे जड़ें होती है उस तरह से ये रूप देता है जिसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसका एक भाग जमीन के अंदर की तरफ जाएगा, एक भाग इसका फसल की जड़ों से कनेक्ट हो जाता है। तो जमीन के अंदर जाके क्या काम करेगा, जो आपकी मान लो डीएपी, आपकी फॉस्फोरस जो फिक्स होकर पड़ी है, और न्यूट्रिशन आपके जो जमीन के अंदर फिक्स हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जड़ें ज्यादा हुई है, जड़ों की गहराई जरूरी, तो क्या होगा उससे
फिर जाके स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उसका फुटेर बढ़ेगी, उसकी ध्यान बढ़ेगा। क्योंकि जड़ें जितना पोषण लेंगी वो पौधों को लेना है। पौधों के अंदर क्षमता होगी, मान लो ब्यात करने का टाइम है, फील्डिंग का समय है, तो उस समय जो पोषण होगा तो उस समय ब्यात पड़ेगा। उसके बाद जो जड़ें पोषण उठा के पौधे को देंगी, उसकी जो ग्रोथ का समय हुआ है, उस ग्रोथ को पोषण काम करेगा, ग्रोथ अच्छी देगा उसे। तो आप किसी भी खेत के अंदर तजुर्बे के रूप में 1-2 एकड़ में लगा के देखना। हालांकि आपके गाँव की बात करें, भैया बैठे चंद्रराज जी के लड़के, ये तो आईपीएल बायोलॉजिकल खेती तो करते ही हैं, आईपीएल के प्रोडक्ट भी काफी लगाए हैं इसे। इन्हें तजुर्बा होगा, उसके अलावा किसी ने लगाया होगा तो उसे पता होगा। क्योंकि हम कल पहली बार मीटिंग कर रहे हैं, हमारे से पहले लगभग 4-5 साल पहले काफी मीटिंग आपके गाँव में हो चुकी है। लगाइए तो उसे तो लगाया। ठीक है जी। ये क्या है, माइक्रोराइजा मार्केट में और भी मिल जाएगा, और कंपनी को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर उसके अंदर क्या अंतर है? मान लो ये आईपीएल का माइक्रोराइजा, किसी और कंपनी का माइक्रोराइजा ले सको मार्केट से, हो सके उसके मुकाबले सस्ता भी हो। लेकिन यही क्यों लगाऊंगा हम? जड़ों का विकास करने के लिए हम दूसरा माइक्रोराइजा भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप इसका किसी भी कंपनी के पैकेट का पीछे का भाग देखना आपको। इसके ऊपर एक सारणी बनी है इस तरह की, जैसे बोल, इसके ऊपर एक सारणी बनी है इस तरह की, उन पर मिलेगी सब तरह। ठीक है जी। इसमें क्या लिखा होगा, जो आपको पढ़ने वाली चीज है, जो देखने वाली बात है कि आईपीएल का माइक्रोराइजा या आईपीएल का वहम शक्ति, ये लाल रंग का पैकेट हम क्यों लगाए? ठीक है जी। जड़ों का विकास तो और किसी कंपनी का भी लगा के बढ़वा सके। लेकिन आईपीएल का लगाने के लिए आपको देखना है, इसके अंदर लिखा है स्पोर पर ग्राम कितने स्पोर, माइक्रोराइजा कितने स्पोर है। तो आप किसी भी कंपनी का उठा के देखना, उसमें लिखा होगा 60 स्पोर पर ग्राम। कितने जी? 60 स्पोर 1 ग्राम में, वो उसकी माइक्रोराइजा की ताकत है। इसके ऊपर देखोगे तो आपको लिख रहा 100 पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में इसके अंदर 100 है। तो कितना ज्यादा हुआ उसके मुकाबले हो? तो कहीं ना कहीं अदर कंपनी का 1.5 पैकेट और ये 1 पैकेट बराबर काम करता है। हिसाब डाल लोगे तो तजुर्बा तभी होगा आपको, ऐसा ही नहीं? जैसे बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो वहम शक्ति आप निश्चित रूप से अपने खेत में लगा के देखना, और 10 दिन बाद चाहे लगाने के, धान के अंदर लगाने के 10 दिन बाद मुझे फोन कर लूंगा जी, आप ही उखाड़ दो जड़, कहीं से भी उखाड़ के दिखा दियो, तो मैं आपको दिखा दूंगा जड़ों ने कितना विकास करा। उसके 10-15 दिन बाद आपको ब्यात अपना आप दिखाई देगा खेत में। ठीक है जी। तो इस टाइम धान में लगाने के लिए क्या चीज है जी, जो में लगा लेनी चाहिए खेत में अपने लगा, ये लाल रंग का पैकेट वहम शक्ति का है, जो धान में आप फिलहाल लगा सके। उसके अलावा मान लो आपने धान के अंदर अगर बात करें, लगभग जो अर्ली मतलब शॉर्ट वैरायटी है 90 दिन की, उसके अंदर लगभग 40 किलो आपका फास्फोरस, 40 किलो पोटास और लगभग 100 किलो का आसपास नाइट्रोजन की जरूरत है प्रति हेक्टेयर में, 15 बीघे में। और जो फाइन राइस होता है, लंबे समय की वैरायटी होगी 120-25 दिन 30 दिन की, उसमें वो थोड़ा सा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। पोटास 40 की जगह 60 किलो पर चला जाएगा प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस भी 60 किलो प्रति हेक्टेयर, और आपका नाइट्रोजन लगभग 130 से 150 किलो। ठीक है जी। तो वो आपको पता है कि भाई नाइट्रोजन यूरिया के अंदर 40% है, फास्फोरस डीएपी के अंदर 40% है, मात्रा आपको कैसे पूर्ति करनी, और पोटास एमओपी के अंदर 60% में 60% है। किलो का किले कौन जी? 500 रुपये एकड़ होगी लगभग पर एकड़ कोट जो है ना, लगभग सबसे ज्यादा बराबर बैठेगी। एक प्रोडक्ट पोटास का 125 रुपये पर केजी, 1 किलो पर बीघा। पोस्ट का रेट है 110 रुपये पर केजी।